जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं दागुरु बाल विज्ञान से संबंधित जो भी प्रमुख सिद्धांत हैं आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। पहला जो हमारा सिद्धांत है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वह है थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया था और मछली पे किया था, जिसे फॉन्डुलस मछली कहते हैं। आपको सबसे पहले मैं यह समझा दूं कि क्या माजरा था, कैसे प्रयोग किया बिल्ली और मछली पे, किस तरीके से उसका पूरा ढांचा जो बनता है मैं आपको पूरा वो समझा देता हूँ। थॉर्नडाइक ने एक पिंजड़ा लिया, उसमें बिल्ली को कैद कर दिया था और उसके सामने पिंजड़े के बाहर एक टब में एक मछली रख दी थी। ठीक है। अब क्या था कि जैसे ही बिल्ली को वह मछली दिखती है तो वह प्रतिक्रिया करती है। वह कभी इधर आती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे पिंजड़े में ही अंदर घूमती है। धोखे से उसका पैर कुंडी पे पड़ जाता है और यह गेट खुल जाता है। गेट खुलते ही सामने जो है उसका उद्दीपक है, जो हमारे सामने लक्ष्य होता है वह हमारा उद्दीपक कहलाता है। ठीक है। तो जैसे ही वह बिल्ली का पैर कुंडी पे पड़ता है, कुंडी खुल जाती है। कुंडी जैसे ही खुलती है, टब में जो मछली है वह उसको बिल्ली बाहर आके खा लेती है। यही हमारा इस सिद्धांत में बताया गया है। तब वह 1 घंटा करीब लेती है, मतलब जो भी समय लिया हो, मान लेते हैं 1 घंटा लेती है। फिर ऐसे ही दूसरे दिन वह यही करता है, पिंजड़े के बाहर एक मछली रख देता है और उसके अंदर बिल्ली जो होती है वह फिर बार बार प्रतिक्रिया करती है। धोखे से उसका पैर फिर उसी पे पड़ता है कुंडी पे, फिर वो खोल लेती है, फिर वह खा लेती है मछली। ऐसे ही 3-4 बार होता है। बिल्ली को समझ में आ जाता है कि यह गेट किस तरीके से खुलेगा। अब वह लगातार प्रयास करते हुए त्रुटि कर करके वह एक संबंध स्थापित कर लेती है कि जैसे ही मुझे बाहर टब दिखेगा, उसमें मछली दिखेगी, तो बिल्ली तुरंत क्या करती है, तुरंत उसी कुंडी पे पैर मारती थी, पंजा मारती थी और तुरंत जाके अपने उद्दीपक को यानी मछली को खा लेती थी। वही इस सिद्धांत में बताया गया है। देखिए, जो भी हमारे सिद्धांत हैं उन सब में केवल एक ही बात बताई गई है कि हम कैसे सीखते हैं। बस सबका अपना अपना एक अलग मत है। कोई कहता है कि हम जब बिल्कुल किसी काम के लिए तत्पर होते हैं तब सीखते हैं। कोई कहता है कि हम जब अभ्यास करते रहते हैं तब सीखते हैं। कोई कहता है कि हम समाज से सीखते हैं। कोई कहता है कि जो क्रिया और सक्रिय जो होते हैं व्यक्ति वो जल्दी सीखते हैं। मतलब सबका अपना एक अलग अलग मत है, लेकिन सभी लोग यही इस सब पूरे मनोविज्ञान में यही बताते हैं कि हम किस तरीके से सीखते हैं। बस हमें यही ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रमुख सिद्धांत, जिसका नाम है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने अपना सिद्धांत बिल्ली पे किया था और फॉन्डुलस मछली पे किया था। जो ये निवासी थे यूएसए के थे, यानी अमेरिका के। इनका जो पूरा नाम था थॉर्नडाइक का वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, है ना। इसमें है नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जो इनके सिद्धांत का उपनाम है यानी और नाम है, उनका है प्रयासवाद त्रुटि का सिद्धांत। इसके बारे में हम जानते ही हैं, बार बार प्रयास करते हैं, फिर वो बिल्ली बार बार प्रयास करती थी, त्रुटि करती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वह तुरंत जाती थी, पंजा मार
मारती थी अपने कुंडी पे और तुरंत अपना उद्दीपक प्राप्त कर लेती थी। फिर आता है हमारा प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इसी थॉर्नडाइक के जो भी ये नियम है वह सब ये उपनाम है, किसी भी नाम से दे सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कह सकते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं, और इसका और है बंद या बंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। सब में यही बताया गया है कि किस प्रकार हम सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। जो थॉर्नडाइक के जो नियम है वह दो हैं। एक है हमारे मुख्य नियम, एक है हमारे गौड़ नियम। मुख्य नियम में है हमारे 3, गौड़ नियम में है हमारे 5, टोटल मिला के हैं हमारे 8। जो प्रमुख नियम है उनमें 3 नियम जो दिए गए हैं, उसमें पहला है हमारा तत्परता का नियम। उसमें यह बताया गया है जब इंसान किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो वह जल्दी सीखता है। दूसरा आता है हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में दो अन्य उपनियम भी दिए गए हैं, जिनका नाम है हमारा उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ये देखिए ये लिखा हुआ भी है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। यानी उपयोग का नियम तब हम कहते हैं जब कोई भी हम पहले कार्य कर लिया होता है, फिर उसे हम दोबारा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो इसे उपयोग के नियम में कहेंगे। अनुपयोग के नियम में ये होता है कि जब हमने कोई किसी कार्य को किया ही नहीं है, फिर वो हम कुछ समय के बाद हम अगर करते भी हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में नहीं आता है, भूल जाता है हमारा मस्तिष्क। तो ये अनुपयोग का नियम है। तीसरा आता है हमारा प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में 2 नियम है। प्रभाव का नियम, प्रभाव के नियम में 2 नियम है, एक संतोष का नियम है, एक असंतोष का। जब हम किसी कार्य को करते समय हमें संतोष की प्राप्ति हो, जब हमें सफलता मिले तो हमें संतोष की प्राप्ति होगी, है ना, तो वह हमारा कहलाता है हमारा प्रभाव का नियम। कैसा? संतोष की प्राप्ति हो रही है। और जब किसी कार्य को करते हुए हमें वह फल नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि असंतोष की प्राप्ति हुई, तो ये असंतोष का नियम कहलाता है। अब हमारे गौड़ नियम में जो होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। पहला है बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसमें हमारा यह है कि जब हम बार बार कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है। फिर आता है हमारा मनोवृत्ति का सिद्धांत। इसमें ये कहा गया है कि जैसा ही हमारा मन मस्तिष्क होगा उसी प्रकार से हम सीखेंगे। तीसरा आता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ये होता है कि जब किसी भी चीज़ को हमें याद करना हो तो हम टुकड़े में बांट के पढ़ेंगे तो यह हमारे लिए सीखने में सहायक ज़्यादा होगा। जैसे हम देखते भी हैं पाठ्यक्रम में हमारी यूनिट बटी हुई होती हैं, ठीक है, वह इसी के अंतर्गत आता है आंशिक क्रिया के नियम में। अगर एक ही साथ पूरा, जैसे रोटी है, रोटी हम पूरा तो एक साथ नहीं खा पाएंगे, तो हम टुकड़े टुकड़े करके खाएंगे तो हम सही से खा लेंगे। फिर आता है हमारा आत्मीयकरण का सिद्धांत। यानी आत्मीयकरण में यही कहा गया है जैसे हमारा मन रहेगा वैसे ही हम सीखेंगे, और इसमें कोई अलग नहीं बताया गया है। संबंधित परिवर्तन का नियम, इसको हम सहचर्य परिवर्तन के नियम से भी जानते हैं। इसमें यह होता है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सहचर्य परिवर्तन या संबंध परिवर्तन के नियम में आपको बता रहा हूँ। इसमें यह होता है कि कोई भी चीज़ हमारे समक्ष नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको उसी रूप में मान लें तो यह हमारा संबंध या सहचर्य परिवर्तन के नियम के अंतर्गत आता है। इसमें यह होता है कि जैसे मान लीजिए हमने देखा होगा एक गाय होती है, तो अगर उसका बच्चा ख़त्म हो जाए तो क्या करते हैं कि कुछ लोग जो गाय के बच्चे की खाल होती है या फिर उनके पास बना रहता है पहले से ही, वही गाय के सामने दिखा देते हैं। तो गाय देखती रहती है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन वो उस समय ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन वह उसी को संबंध स्थापित कर लेती है कि शायद ये बच्चा मेरा जिंदा है। बस यही इसमें बताया गया है। और आगे देखते हैं हम कि हाँ, सबसे बड़ी बात है कि यह किन के लिए आवश्यक होता है। यह नियम बच्चों के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे गलती करके सीखते हैं।
गलती करके सीखते हैं। तो यह कोई भी अगर कोई भी बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे मारा जाए, वह कुछ ना कुछ गलती से सीखेगा ही। चलिए, अब हमारा यह जो थॉर्नडाइक का नियम था वह समाप्त हुआ। दूसरा आता है हमारा इवान पेट्रोविच पावलोव। जो इवान पेट्रोविच पावलोव जो थे ये हमारे, इससे पहले मैं आपको एक थॉर्नडाइक के बारे में एक और थोड़ी थ्योरी के रूप में मैं आपको बता दूं कि दो शब्द आते हैं हमारे। एक आता है उद्दीपक और दूसरा आता है हमारा प्रतिक्रिया। देखिए, सब शब्दों का खेल है। हमें शब्द समझ में आ जाएंगे तो हम बहुत जल्दी प्रश्न हल कर लेते हैं। शब्दों को समझ में ना आने के कारण हम प्रश्न को जल्दी हल नहीं कर पाते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक मान लो एक लक्ष्य होता है जिसे हमें प्राप्त करना है, ठीक है। जैसे बिल्ली के सामने क्या था लक्ष्य, उसको मछली को खाना। और हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे टीचर का बनना। तो जो भी हम कुछ कार्य करते हैं, किसी क्रिया के अनुरूप कोई कार्य किया जाता है तो उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। और जो भी कोई हमारे सामने लक्ष्य होता है उसको हम उद्दीपक कहते हैं। लक्ष्य बराबर उद्दीपक, ठीक है। और क्रिया के रूप में जो कार्य किया जाता है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और कोई भी कार्य करते समय अगर हमें कोई भी कार्य में सफलता मिलती है तो उसे संतोष मिलता है हमें, है ना। और इंसान दोबारा कार्य करने के लिए तत्पर होता है। और अगर कोई भी कार्य करने में सफलता नहीं मिलती है तो वह असंतोष का नियम कहलाता है ना। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक। हाँ, मैं आपको थॉर्नडाइक की कुछ पुस्तकें भी हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। एक जो प्रमुख पुस्तक प्रश्न को पेपर में पूछी जाती है उसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस जो ये है थॉर्नडाइक की पुस्तक है। और एक है हमारी एक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और लिख लीजिए आप, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग भी इनकी ही है, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग भी इनकी है, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस भी इनकी ही पुस्तक है। एक और है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, वह भी इनकी ही पुस्तक है, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, नहीं तो आप बैग जाके देख सकते हैं दोबारा। इनके उपनामों के बारे में मैं और आपको बता दूं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, यानी कोई भी कार्य जब हम प्रयास करते हैं त्रुटि होती है तभी हम सीखते हैं। हर्ष व दुख का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, यानी जब हमें किसी कार्य करते हुए कुछ प्राप्ति होती है तो हमें हर्ष होता है, जब नहीं मिलती है तो दुख। तो इसी को हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। बंध या बंधन का सिद्धांत भी इसी कहते हैं। एसआर थ्योरी भी इसी को ही कहते हैं। एसआर थ्योरी का कोई और अलग मीनिंग नहीं है। एस फॉर होता है हमारा स्टिमुलस और आर फॉर होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस वही है उद्दीपक और रिस्पॉन्स या अनुक्रिया, ठीक है। और हमारा जो अगला हमारा अधिगम सीखने का जो सिद्धांत आता है वह है पावलोव का, आईपी पावलोव यानी इवान पेट्रोविच पावलोव। देखिए, 4 मैं आपको अभी बताऊंगा। पहला बताऊंगा आपको मैं थॉर्नडाइक का, मैंने आपको बता दिया है। पावलोव बताऊंगा, स्किनर बताऊंगा और कोहलर बताऊंगा। इन चारों के बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये चारों सिद्धांत कि किसने किस पे किया है वह आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको कोई भी दिमाग ज़्यादा दौड़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, पहले हम पावलोव के बारे में जान लेते हैं।
जो ये पावलाव है, इन्होंने, चलिए पहले मैं इसी सिद्धांत के बारे में आपको बता देता हूँ कि पावलाव ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस तरीके से किया था। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, पावलाव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, और जैसे ही अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेंगे किस तरीके से किया था, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। मैं इसीलिए अभी आपको पहले चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक घर था, उसमें एक कुत्ता बंधा हुआ था, ठीक है। और उसके चारों तरफ दीवार थी, कुछ नहीं दिखता था, बस एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से उसे खाना दिया जाता था। जो पावलाव जी थे, इन्होंने क्या किया था, इसकी लार ग्रंथि में, कुत्ते की लार ग्रंथि में एक नस, जिसमें लार ग्रंथि होती है, उसी नस में एक पाइप लगा के एक पास में ही बोतल रख दी थी जिसमें इसकी लार इकट्ठी होती रहती थी। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। खाना देने के लिए क्या करते थे, पहले तो नॉर्मल रूप से दिया यहीं से खाना दे देते थे तो कुत्ता खा लेता था। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये सोचा कि इसको कि प्रयोग करना चाहा, तो उन्होंने क्या किया कि जो कुत्ता था हमारा, उसको भोजन देने से पहले गेट के बाहर एक घंटी थी, ठीक है। देखिए मैं घंटी दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, चलिए मान लीजिए जो भी है, ठीक है। उसको खाना देने से, कुत्ते को खाना देने से पहले वह घंटी को बजाते थे, उसके बाद में खाना दे देते थे। फिर उसने दोबारा दूसरे दिन फिर जब भी खाना देते थे फिर घंटी बजाते थे, कुत्ते को खाना दे देते थे। अब क्या हुआ, कुत्ते ने यह समझ लिया कि हमें खाना देने से पहले एक घंटी की आवाज़ आती है, ठीक है। घंटी की आवाज़ आ जाती है, तब उसको खाना दिया जाता है। अब क्या हुआ, लगातार निरंतर प्रयास के बाद में क्या किया उन्होंने, जो जैसे ही घंटी बजाते थे और उसकी लार जो इकट्ठी होती थी वह, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, जब पहले उसने संबंध स्थापित नहीं किया था, तो जब उसके सामने खाना आता था तो उसकी लार जो इकट्ठी हो जाती थी बोतल में, उतनी ही लार घंटी के बाद बजाने में निरंतर प्रयास से, जैसे ही घंटी बजाते थे तो उसकी लार निकलती थी, वो बोतल में आ जाती थी। तो ये देखा गया कि घंटी का संबंध उसने भोजन से स्थापित कर लिया था। क्या कर लिया था, वह सोचता था घंटी बजी भोजन मिला, ठीक है। अब जैसे ही भोजन घंटी बजाते, उसकी लार टपकना चालू हो जाती कुत्ते की, और उसी में बोतल में इकट्ठा होता रहता था। वह उसको देखता था कि हाँ कितनी लार आई है, वह उस घंटी जितना जैसे ही बजती थी तो उसकी उतनी ही लार गिरती थी जितना पहले उसे घंटी से जब उसका संबंध स्थापित नहीं किया था, उतना ही भोजन मिलने पर उसकी जो लार निकलती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने जब घंटी का संबंध, जब सीखने से पहले की क्या स्थिति थी, मैं आपको दोबारा बताऊं। देखो, पहले उसको दिया जाता था भोजन, सीखने से पहले की स्थिति। सीखने से पहले की स्थिति क्या, कि जब उसका कोई भी नहीं जानता था कि घंटी बजेगी खाना मिलेगा, उससे पहले नहीं जानता, जब उसको भोजन दिया जाता था तब। देखो, भोजन दिया गया, उसकी लार टपक गई, ठीक है। यह तो देखो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन मिलने पे लार टपकना स्वाभाविक है कुत्ते का, ठीक। अब क्या हुआ, सीखने के बाद क्या हुआ, सीखने से पहले का है, ये याद रखना, ये तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक कार्य है कि भोजन दिया जाएगा तो कुत्ते की लार टपकेगी, खाना अपना खाने लगेगा। उसके बाद क्या हुआ, सीखने के बाद में क्या, सीखने के बाद में जब उसको घंटी से उसने संबंध स्थापित किया था,
तो क्या था, घंटी जैसे ही बजती थी और उसकी लाट टपक जाती थी, यानी घंटी का संबंध उसने भोजन से कर रखा था। लेकिन ये तो हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक है। कि घंटी से किसी की लार थोड़ी नहीं टपकती है, लेकिन उसने घंटी से लार टपकवाना बता दिया, उसको सिखा दिया कि यदि आपको घंटी बजेगी खाना मिलेगा, ठीक है, फिर आपकी लार टपकने लगेगी। यही हुआ कुत्ते के साथ में कि जैसे ही घंटी बजाते थे उसकी लार टपकने लगती थी। उसने घंटी का संबंध भोजन से स्थापित कर लिया था। ये हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं। पूछा जाता है हमारा कि अनुकूलित अनुक्रिया का क्या अर्थ है। यह शब्द आ गया था, इसलिए मैंने आपको बता देता। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ होता है हमारा जब किसी अस्वाभाविक उत्तेजना से वह स्वाभाविक क्रिया करने लगे, ठीक है। जैसे घंटी का संबंध उसने भोजन से स्थापित कर लिया था और उसे उसकी लाट टपकने लगती थी। यह तो अस्वाभाविक कार्य है ना, किसी की घंटी से किसी की लाट तो नहीं टपकती, लेकिन उसने जो हमारे पावलाव जी थे उन्होंने सिखा दिया था घंटी बजेगी खाना मिलेगा। तो यह स्वाभाविक कार्य है, यानी अस्वाभाविक उत्तेजना या उद्दीपक से किसी का स्वाभाविक क्रिया होने लगे। ये तो स्वाभाविक क्रिया है ना भाई, लाट टपकना, तो स्वाभाविक क्रिया होने लगे, उसी को अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जो इस सिद्धांत का जो वर्णन किया है वो जर्नल साइकोलॉजी एक पुस्तक लिखी थी पावलाव ने। जनरल साइकोलॉजी, ठीक है। जनरल साइकोलॉजी जो पुस्तक लिखी थी वह पावलाव ने लिखी थी। उसमें यह सभी बताया गया है, आप अपने गूगल पे देख भी सकते हैं इसको। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पावलाव के बारे में। पावलाव जो निवासी थे वह रूस के थे, रसियन थे। उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया, देखिए अब मैं आपको बताऊं, जो पावलाव का सिद्धांत है वह हमारा प्राचीन सिद्धांत कहलाता है। पावलाव का सिद्धांत हमारा कहलाता है प्राचीन, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर पूछा जाए कि उद्दीपक पे सबसे ज़्यादा किसने कार्य या बल दिया है, किस पे, उद्दीपक पे दिया है हमारा पावलाव ने, ठीक है। और लेकिन नाम से हमें पता चलेगा थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, देखिए मैं आपको ऊपर बताऊं, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था हमारा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। नाम तो इन पे आ रहा है उद्दीपक अनुक्रिया, लेकिन इन्होंने उद्दीपक पे ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, इन्होंने कार्य करने पे बल दिया था। लेकिन जो हमारे पावलाव जी थे इन्होंने उद्दीपक पे बहुत बल दिया था। यानी उद्दीपक मैंने आपको बता दिया लक्ष्य पे, यानी लक्ष्य हमारे सामने होगा तो इंसान जल्दी सीखेगा। यानी उद्दीपक पे बल किसने दिया था, पावलाव ने। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हमारा जो है पावलाव जी का है। चलिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हमारा पावलाव जी का है। इनके अन्य नाम क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, क्लासिकल सिद्धांत। आपको याद करने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ। शास्त्रीय यानी प्राचीन लोग जो होते थे उन्हीं को ही कहते थे शास्त्रीय लोग, है ना। तो
ऐसे ही हमारा पावलोव का है प्राचीन सिद्धांत। क्लासिकल, ठीक है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया, वो था बंधन का सिद्धांत जो हमारा थॉर्नडाइक का था, और यह है हमारा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का, क्योंकि अस्वाभाविक अनुक्रिया बता ही दिया था, वो घंटी से उसने सिखा दिया लाट टपकना, तो इसी का ही अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत हमारा कहलाता है। देखिए चित्र के माध्यम से बताया भी गया है। ये देखिए, एक मिनट, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया था। इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोग के प्रारंभ में कुत्ते को कई दिन तक खाना खाने के साथ घंटी बजाकर खाना दिया। मैंने बताया था आपको, यह प्रयोग कई दिन तक दोहराने पर पाया गया कि खाना एवं घंटी में संबंध उत्पन्न हो जाता है और स्वाभाविक क्रिया लाट टपकना होती है। मैंने आपको बताया था स्वाभाविक क्रिया लाट टपकना है भोजन को मिलते ही, लेकिन इसके बाद घंटी बजाई परंतु खाना नहीं दिया। फिर देखा गया कि स्वाभाविक क्रिया लाट टपकना फिर भी चालू रहा, है ना, लाट टपकना फिर भी चालू रहा, क्योंकि घंटी, वो तो यही सोचता था कि घंटी बजी खाना मिला, लेकिन उसको फिर खाना नहीं दिया जाता था। चलिए देखिए, इसमें बताया गया है अनुकूलन से पूर्व क्या हुआ, यानी सीखने से पहले क्या हुआ, स्वाभाविक उद्दीपन की क्रिया हुई, भोजन दिया और लाट टपकने लगी, यह अनुकूलन से पूर्व की बात है। उसके बाद अनुकूलन के दौरान, यानी जब उसको खाना दिया जा रहा है, उसके बाद क्या है कि उसको घंटी बजाई जाती थी, भोजन दिया जाता था, लाट टपकना चालू हो जाती थी उसकी। यही हमारा इसमें बताया गया है। उसके बाद क्या हुआ, अनुकूलन के बाद में उसको घंटी तो बजाई गई, लेकिन उसको खाना नहीं दिया गया फिर, लेकिन फिर भी लाट टपकना उसका चालू रहा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात थी, जो हमें याद करने के लिए थी, वह है कि हमारा उद्दीपक पे महत्व सबसे ज़्यादा किसने दिया है, पावलोव जी ने दिया है। CR थ्योरी, CR थ्योरी किसकी है, हमारी पावलोव जी की। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी वो किसकी है, पावलोव जी की है। आगे आपको जो सिद्धांत है वो स्किनर का है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया था, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं हम। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, उन्होंने बिल्ली पे, भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था, ठीक है। उसके सामने मछली को प्रस्तुत किया था एक टब में, तो वो उसको देखती थी और उसको प्राप्त करने के लिए इधर उधर कार्य करती थी, प्रतिक्रिया करती थी, थोड़ा बहुत प्रयास करती थी, उसका धोखे से पैर कुंडी पे लग जाता है, खुल जाती है और वह मछली को खा लेती है, वह इसमें बताया गया था। इनके 3 प्रमुख सिद्धांत थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्पर कोई इंसान होगा तभी सीखेगा, अभ्यास करेगा, है ना, उससे उसको उपयोग करेगा, अनुपयोग करेगा, तभी सीखेगा, है ना। किसी कार्य को जब वह कार्य करता रहेगा तो वह उपयोग के नियम में आता है, वह उसके मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है। अनुपयोग के नियम में हम किसी कार्य को नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी को भुला देता है, वह अभ्यास के नियम में था। प्रभाव के नियम में हमारे इसके दो उपयोग थे, संतोष का नियम और प्रभाव के नियम। संतोष का, असंतोष का नियम। संतोष के नियम में ये था कि किसी कार्य को करने से हमें कुछ भी प्राप्ति होती है लक्ष्य की, तो वह संतोष के नियम में आता है। संतोष के नियम में जब हमें उसकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब आता है। सबसे ज़रूरी था हमारा संबंध परिवर्तन का नियम या सहचर्य का नियम, जो ये 5वां है। इसमें मिनिमाइज हो गया। अब देखिए, सबसे ज़रूरी था संबंध परिवर्तन का नियम। इसमें ये बताया गया था सहचर्य के नियम में, जब कोई भी चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत ना हो
लेकिन फिर भी हम उसको ऐसा समझने कि ये हमारे सामने है, उसको सहचर्य या संबंध परिवर्तन का नियम कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इनकी प्रमुख पुस्तकें भी मैंने आपको बताई थी, एनिमल इंटेलिजेंस है, एजुकेशनल साइकोलॉजी थी, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग थी, थॉर्नडाइक की पुस्तक। और पावलोव के बारे में मैंने आपको बताया था, उनका जो सिद्धांत का नाम था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था। इन्होंने उद्दीपक पे अधिक महत्व दिया था। इनका जो सिद्धांत है वह प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर इवान पेट्रोविच पावलोव का जो सिद्धांत है वह प्राचीन सिद्धांत है, तो कोई ना कोई नया सिद्धांत ही हो। नया सिद्धांत कौन सा है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।